इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है। हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, सर से जानेंगे सर किस तरीके से देखते हैं और क्या राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दुबे सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया। सरकार बनी ही नहीं थी, बिना सरकार बने सरकार को भंग 356 कैसे कर देंगे? क्योंकि 356 लगाने के लिए तो सरकार का होना भी जरूरी है वहां पर। जब सरकार उस समय, जिस समय घटनाएं हुई उस समय सरकार थी ही नहीं, तो फिर सरकार को भंग कैसे करेंगे? ये बड़ी समस्याएं हैं। मुझे लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है और जो लोगों की डिमांड निकल कर आ रही है, वो डिमांड मुझे लगता है कि कहने के लिए तो कुछ भी कह दो कि भाई देश में ही राष्ट्रपति शासन लगा दो, उसको बहुत सारे तरीके हैं, संवैधानिक तरीके, जिनसे उनको कंट्रोल किया जाता है। आप कहो कि पूरी मशीनरी भंग कर दीजिए, पूरी मशीनरी गिरा दीजिए, तो ये पूरी मशीनरी गिराना सोल्यूशन नहीं है। और अगर वो गिरा दिया जाएगा तो फिर संविधान का क्या होगा भैया? भारत की डेमोक्रेसी का क्या होगा? भारत के सिस्टम का क्या होगा? फिर तो तानाशाही रूल लग जाएगा। और अगर सरकार गिरा दी जाती है ना, तो उसमें से जिन 48% लोगों ने ममता बनर्जी को वोट दिया, वो कहने लगेंगे तानाशाही होगी। उसका क्या करेंगे आप? तो अभी जो सिचुएशन है सर, उसको कैसे हैंडल किया जाए? क्योंकि लगातार एक बनाया जा रहा, हवा बनाया जा रहा है कि हिंदुओं के लिए चुना गया है, हिंदुओं ने चुना और हिंदुओं के लिए सामने नहीं आ रही केंद्र सरकार। सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है ना। आपको मालूम है ये नैरेटिव कौन सेट कर रहा है? ये नैरेटिव तो मोदी विरोधी भी सेट कर सकते हैं ना, कि सरकार के ऊपर लोगों का विश्वास खत्म हो जाए और किसी तरह से मोदी अपनी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन से लूज हो जाए, और लूज होगा तो गिरेगी। आपको याद है ना कि जो लोग कह रहे थे कि अयोध्या में मंदिर नहीं बनना चाहिए, वही लोग कह रहे थे कि डेट ही बताइए आप कब बनाओगे, और सरकार के ऊपर दबाव बना रहे थे लगातार। जबकि हिंदू समाज को तो विश्वास था कि नहीं, सरकार बनी है तो ये सब करेगी क्योंकि इसके लिए ही बनी है, उनका इंटेंशन ऐसा है। लेकिन वो लोग जिन्होंने विरोध किया, वो लोग जिन्होंने गोलियां चलाई, वो लोग कह रहे थे कि आप डेट बताइए और मंदिर बनाइए, आपने तो प्रॉमिस किया था। तो ये जो आप नैरेटिव की बात कर रहे हैं ना, ये नैरेटिव कैसे पता लगे कि ये प्योर राष्ट्रवादियों का ही है या जो मोदी सरकार को चाहने वाले लोग हैं उनका ही है? और ये भी आप नहीं कह सकते कि हिंदुओं का पूरा वोट मोदी के ही साथ है। भाई आप 30%, 35% वोट लेकर आते हैं, 40% वोट लेकर आते हैं, मैंने कहा 50% वोट लेकर आते हैं, तो 50% वोटर के अलावा भी तो वोटर है भैया देश में। वो क्या ट्रेंड चलाएगा सरकार को बदनाम करने के लिए? सरकार को कैसे अविश्वास पैदा हो, लोगों की भावनाएं कैसे আহিत हो, कैसे लोग कहना शुरू कर देंगे नहीं मोदी ठीक नहीं है और ये तो हिंदुओं के लिए लाया गया था, इसके लिए लाया गया था, उसके लिए लाया, और यही नहीं कर रहा। तो फिर अब आप ऐसा कर लीजिए और कह दीजिए कि भाई बेकार हो गए हैं, वो सरकार गिरा दीजिए। भविष्य में 2024 में सरकार मत बनने दीजिए। सरकार नहीं बनेगी, फिर आप कौन से हिंदुओं का शासन करवाएंगे? यहाँ पर कौन से हिंदू बचाएंगे और कैसे बचाएंगे? ये सोचने का विषय है कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है या जो कर रही है, पिछले 7 साल में उसने कौन सा स्टेप लिया है, उसके आधार पर आप एक घटना के आधार पर पूरी उसकी जो जितना करा हुआ 7 साल का है ना, वो सब गुड़ गोबर करके क्वेश्चन मार्क लगा दो, बोले ये तो बेकार है, इसको जाना चाहिए। ये आपके विरोधी, ये सरकार के विरोधी सरकार के खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं ताकि सरकार का जो अपना कोर वोट है वो उससे खसक जाए। तो सर क्या माने कई जैसे समानताएं दिख रही हैं, जो दिल्ली दंगा हुआ था वैसे ही सेम समानताएं दिखती है बंगाल हिंसा में भी, कि ट्रम्प आए, बंगाल वो दिल्ली हिंसा हुई, ट्रम्प गए, दिल्ली हिंसा खत्म हो गई, ममता बनर्जी ने शपथ ली, बंगाल हिंसा समाप्त हो गई। तो ये क्या सुनियोजित था सर? ये पूरे सुनियोजित ढंग से दिख रहा है, क्योंकि वो नैरेटिव उस समय भी चला था दिल्ली दंगों में कि मोदी हिंदुओं को बचा नहीं सके, और वही सेम नैरेटिव इस समय पश्चिम बंगाल में भी चल रहा है कि मोदी हिंदुओं को बचा नहीं पा रहे, मोदी का फायदा क्या है सत्ता में रहने का। कुछ नैरेटिव तो चल रहा है कि योगी जी को ले आया जाए। हाँ, आप ये करिए ना कि मोदी का फायदा नहीं है तो हटा दीजिए, फिर कल को योगी का फायदा नहीं होगा तो उनको भी हटा दीजिएगा। फिर तो राहुल गांधी से फायदा होने वाला है, ममता बनर्जी से फायदा होने वाला है। ममता बनर्जी और राहुल गांधी, और आजकल महाराष्ट्र में सरकार चल रही है और दिल्ली में सरकार चल रही है, वो बहुत फायदा करने वाले हैं, उनसे फायदा करवाइए। ये देखिए एक बड़ा षड्यंत्र है। घटनाएं आप ये समझ लीजिए 5 राज्यों में चुनाव हुआ, आपके यहाँ नैरेटिव यही सेट क्यों हुआ कि कोरोना केवल बंगाल से फैल गया? चुनाव तो असम में भी हुआ, वहां भी सभाएं हो रही थी, चुनाव तो तमिलनाडु में भी हुआ, चुनाव तो केरला में भी हुआ, चुनाव तो पुडुचेरी में भी हुआ, सब जगह चुनाव हुआ और उसी स्ट्रेंथ से हो रहे थे और वैसी सभाएं चल रही थी।
सब जगह ही। लेकिन आपने देश में लोगों ने नैरेटिव तय कर दिया कि साहब बंगाल से सब हो रहा, क्योंकि बंगाल में आपको लोगों को लग रहा था कि नहीं बंगाल को घसीटा जाए। उसी प्रकार से देश में घटनाएं हो रही हैं, हर चुनाव में होती हैं और सब जगह हो रही हैं। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदुओं को टारगेट किया गया, और हिंदुओं को टारगेट करने वाले कौन हैं उनको चिन्हित करिए। उनको, आप डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, आप रूल ऑफ लॉ है, उनको जेल भिजवाइए, उनको सजा दिलवाइए। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो उसके लिए स्टेपिंग करिए, भविष्य का प्लान बनाइए। ये सब कुछ होना चाहिए। मैं ये बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ और ये नहीं होना चाहिए था, और इसके लिए स्टेपिंग होनी चाहिए। लेकिन इतनी इतनी स्टेपिंग करके, इतना दबाव बनाकर सरकार के ऊपर कि सरकार ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल बेकार हो गई है, और आपको तो हिंदुओं के लिए लाया गया था, आप हिंदू मरवा रहे हो। 100 करोड़ हिंदुओं में से पता नहीं कितने 100 करोड़ मरवा दिए क्या। देखिए, ऐसा है कि देश में ये एक षड्यंत्र भी चल रहा है कि मोदी वर्सेस योगी खड़ा कर दो और नैरेटिव तय कर दो, तो दोनों आपस में कुछ ना कुछ तो कन्फ्लिक्ट पैदा हो ही जाए ना अंदर पार्टी में। और कन्फ्लिक्ट पैदा होगा तो नो डाउट वीक होंगे, और वीक होंगे, ये टीम काम कर रही है, ये टीम वीक होगी तो लाभ किसको होगा। अमित शाह को भी निशाने में रखा जाता है सर, बार बार कुछ भी होता है। दिल्ली दंगों में भी देखिए हमेशा से गृह मंत्री को निशाने पर रखा गया, उसके बाद अभी भी गृह मंत्री को निशाने पर रखा जाता है कि गृह मंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल मजबूर दिखाई दे रहे हैं। राज्यपाल जिस तरीके से लगातार चीजें कह रहे हैं, राज्यपाल का कहना है कि बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया, ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है सर। नहीं तो आप ये बताइए, राज्यपाल ने क्या रिकमेंडेशन 356 की कर दी क्या? भाई रिकमेंडेशन तो राज्यपाल ही करेंगे ना, सीधा होम मिनिस्ट्री सीधी तो इमरजेंसी लगाती नहीं है, ना ही उसमें राष्ट्रपति शासन लगाती। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए तो राज्यपाल महोदय को एक कमेटी गठित करनी पड़ेगी। वो कमेटी रिपोर्ट लगाएगी, उस रिपोर्ट के आधार पर वो तय करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भंग हो गई है कि नहीं हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है, तब वो केंद्र को रिकमेंडेशन करेंगे, तब केंद्र उस पर स्टेपिंग लेगा। तो ये जो पॉलिटिकल चीज एक तरफ होती है, क्योंकि आपको चिंता है, हमको चिंता है, हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं वहां पर, इसकी चिंता है सबको। तो चिंता जाहिर करना और उसको चिंता के थ्रू या एक माहौल बनाकर रुकवाना एक चीज है, और दूसरा एक्स्ट्रा दबाव बनाकर आप संवैधानिक मशीनरी के फेल होने की बात करें और ये कहें कि केंद्र सरकार बिल्कुल बेकार हो गई है, ये दूसरी बात है। इन दो बातों में फर्क है। तो राज्यपाल महोदय की चिंता है कि भाई वहां पर ये घटनाएं हो रही, एक भी व्यक्ति क्यों मरे। भाई एक भी व्यक्ति की, अगर वहां पर जो भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का एक भी व्यक्ति की हत्या क्यों हो, ये तो राज्य का काम है कि राज्य देखेगा, उसको रोकेगा जी। इसलिए चिंताएं हैं, बीजेपी की भी चिंताएं, सबकी चिंताएं वो। मगर सर कहीं ना कहीं विफलता तो रही है। ममता बनर्जी को जो मैसेज देना था, ममता बनर्जी देने में क्लियर एंड कट सफल रही हैं कि हमें नहीं चुनोगे, क्योंकि उन्होंने एक सभा से, चुनाव से पहले अपने प्रचार में एक वीडियो उन्होंने करा था, बिल्कुल हुई, मैं कह रहा हूं बिल्कुल हुई है। और ये घटनाएं इस प्रकार से हुई हैं तो चुनाव आयोग को चाहिए था कि उनको उन पर स्टेपिंग लेते, और स्टेप लेते हुए कहते कि ये व्यक्ति एलिजिबल ही नहीं है। आप दो चीजों में फर्क है, एक काम चुनाव आयोग का है और दूसरा काम सरकार का है। चुनाव आयोग का जो रोल है वो ये है कि कोई भी प्रत्याशी अगर इन कंडीशंस पर इस तरह का प्रचार करके चुनाव जीत कर आता है तो उसको सर्टिफिकेट देने से मना कर दे, और उस व्यक्ति को नॉन एलिजिबल फॉर द पोस्ट कह दे, और वो रिकमेंडेशन कर दे प्रेसिडेंट को। ये गवर्नर का काम नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम है जिसने चुनाव करवाया था। तो चुनाव आयोग को स्टेपिंग लेनी चाहिए इस विषय पर कि भाई ये जो लोग चुनकर आए हैं, या जो 2 विधानसभाओं में घटनाएं हुई हैं, उन 2 विधानसभाओं में जो विधायक चुनकर आए हैं वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ घटनाएं हुई और घटनाओं के पीछे उनका हाथ है। उस पर एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन पहले होना चाहिए, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन करवाइए या एनआईए का इन्वेस्टिगेशन करवाइए, या जो भी आपके पास इनपुट्स आते हैं उन इनपुट्स को लेकर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा चुनाव आयोग, और कहेगा कि साहब ये लोग एलिजिबल नहीं है, ये राजनीति के लायक नहीं है। और आप एक बार चुनाव आयोग अगर इस तरह की रिकमेंडेशन कर देता है तो देखिए ममता क्या, उनके पिताजी भी इस तरह का स्टेटमेंट देने से बचेंगे। मगर सर ये मजबूर क्यों रहते हैं हमेशा? जिस तरीके से मैं भी कवर कर रहा था चुनाव पश्चिम बंगाल का, उनके नेता खड़े होकर कहते हैं कि हम अगर 30% इकट्ठा हो जाए तो 4 पाकिस्तान बना लेंगे। दीदी का बयान अलग था, दीदी ने कहा था 30% इकट्ठा होकर हमें वोट दें, मगर उनके नेता खड़े होकर कहते हैं 30% इकट्ठा हो जाए तो 4 पाकिस्तान बना लेंगे, और उस पाकिस्तान के नाम पे वोट पड़ जाता है।
नहीं, फिर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये काम तो चुनाव आयोग का है सर, चुनाव आयोग का रोल है इसमें, सरकार का रोल नहीं है। आप फेडरल सिस्टम को समझिए, केंद्र की सरकार अलग है, उसके पास शेड्यूल 7 में फर्स्ट पहली अनुसूची है, उस अनुसूची में जितनी पावर है उनके पास उतनी ही पावर है। आप ये मत सोचिए कि केंद्र की सरकार है तो उसके पास यूनानिमस पावर है, वो कुछ भी कर लेगी। आप कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होते हैं, आपके पास राजशाही नहीं कि राजा ने जो कहा वही होना तय हो जाएगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली जितनी पावर दी गई हुई उतने में तो काम करेंगे आप। मगर जो अभी स्थिति बनी हुई है, जो लोग पलायन कर करके असम गए हैं, जिस तरीके से असम से जो फुटेजेस निकल कर आई हैं, उसका क्या रास्ता है, कैसे वापस लाया जाए? और जो सीमावर्ती इलाके हैं सर, वहां पे तो अभी सिचुएशन है, वहां पे लगातार मुझे फोन आ रहे हैं, वहां पे भी सिचुएशन खराब है, सीमावर्ती इलाके में हो रही भैया है आपके पास फोन आ रहे हैं तो आप उसको ले जाकर कोर्ट में क्यों नहीं रख रहे? जी। आप वो रिकॉर्ड करके कोर्ट में रखिए ना, एविडेंस रखिए। कलकत्ता हाईकोर्ट एक्शन में है, कलकत्ता हाईकोर्ट एक्शन ले रहा है। मुख्य सचिव को उन्होंने कल भी बुलाया था और मुख्य सचिव ने एफिडेविट वहां पर लगाया है कि 8 तारीख के बाद कोई हिंसा नहीं हुई और भविष्य में भी कोई हिंसा नहीं होगी, इसके लिए हमने पूरे मेजर्स उठा लिए हैं। उन्होंने बताया कि हमने क्या क्या किए हैं वहां पर और क्या कर रहे हैं, फोर्सेस किस प्रकार से डिप्यूट की गई हैं, कैसे पलायन रोका जा रहा है, कैसे लोगों को बचाया जा रहा है, ये सब कुछ उन्होंने कहा है। हाईकोर्ट में वो केस है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास ऐसे कुछ एविडेंसेस हैं तो हाईकोर्ट के सामने रखना चाहिए ताकि वो स्ट्रिक्ट एक्शन लें। जी नहीं सर, आप वो चीजें, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा कहने का मतलब वो था सर कि जो पलायन हो रहा है अभी, मतलब जो हो चुका है, असम लोग भागे हैं, उनका क्या लगता है कि कैसे वहां पे सिचुएशन बनाए? क्योंकि आप खुद बंगाल से आए हैं सर, मैं आपको फॉलो करता रहा हूँ। आप किस तरीके से जादवपुर यूनिवर्सिटी में गए थे, आप फंसे थे, उस तरीके से मैंने भी कई बार बंगाल को फेस किया सर। जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेटिंग एरिया होता है, वहां पे सिचुएशन बहुत खराब होती है और चुनाव के बाद होना लाजमी था। लोग भी वहां कह रहे थे कि चुनाव के बाद हिंसा तो होगी होगी, वो तो उनको भी पता था। तो अगर ये चीजें आगे चलकर होती हैं तो केंद्र कैसे रोक सकता है? अभी हम कह रहे हैं कि चले शांति है, बट आगे का क्या सर? नहीं, मैं आपसे आगे जानना अगर चाहता हो, हूं सर। मैंने आपको बताया ना 356 का जो रास्ता है, दो रास्ते केंद्र के पास बचते हैं। एक तो रास्ता है आर्टिकल 144 का जो दार्जिलिंग के साथ करता है। दार्जिलिंग आर्टिकल 144 में आता है। केंद्रीय फोर्सेस वहां पर पड़ी हुई हैं, केंद्रीय फोर्सेस उस एरिया को कवर करती हैं। वैसे ही अगर किसी विधानसभा में या किसी डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसको शेड्यूल्ड एरिया घोषित करके केंद्र की बाकी सब कुछ सिविल डेवलपमेंट सब राज्य सरकार के पास रहता है, लेकिन उसका जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो केंद्र के हाथ में चली जाती है और केंद्र उसको लॉ एंड ऑर्डर को देखता है। तो एक तो तरीका यह है कि जो जो हिंसाग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें केंद्र सरकार सीधा एक्शन ले और इस तरह से कवर करे। दूसरा रास्ता यह था कि अगर पूरे राज्य में ही कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तो फिर राज्यपाल अपनी रिपोर्ट बनाएंगे और राज्यपाल गृह मंत्रालय को भेजेंगे और फिर वो कैबिनेट अप्रूव करेगी और पार्लियामेंट में जाकर 356 लगेगा। 356 पहले केंद्र सरकारें लगा देती थी। एसआर बॉम्बे के जजमेंट के बाद ये निर्णय हो गया कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको पार्लियामेंट में लेकर जाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में उसको वोट्स करवाने पड़ेंगे, उसके बाद आप 356 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही आप 356 का इस्तेमाल सीधे सरकारें नहीं कर सकती। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली प्राविधान है, आप फिर असेंबली में लेकर जाइए, लोकसभा में रखिए प्रस्ताव कि भाई हम 356 लगाना चाहते हैं। वो भी फिर राज्यपाल की जो रिपोर्ट है और प्रदेश के जो दंगों की रिपोर्ट है, जो भी है, वो सब आपको केंद्र में पार्लियामेंट में रखना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि पार्लियामेंट में ये बात रखकर पास करवाया जा सकता है? नहीं। फिर आप केंद्र सरकार को फंसाकर क्यों, मतलब उसके ऊपर दबाव बनाकर क्यों उसको फंसा रहे हैं? तो मोदी के ऊपर अविश्वास पैदा करवा कर देश में उनका वोट बैंक और खसकवा रहे हैं ताकि भविष्य में भी सरकार खतरे में आ जाए। और अभी जो हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं वो बिल्कुल भागकर बंगाल की खाड़ी में ही कूद पड़े जाके। सर ये क्या कोशिश नहीं हो रही? उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी थे और आडवाणी थे तो उस समय भी इसी तरीके की कोशिश देखी गई थी कि बताया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के तो कुछ है नहीं, जो है लोह पुरुष जो है वो आडवाणी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी तो राम मंदिर भी कुछ नहीं कर पाए। एक तरीके का मतलब हवा बनाया गया था। उसी तरीके का हवा इस समय भी बनाया जा रहा है कि योगी मोदी और अमित शाह के बीच लगा दी जाए और हम राज करें इसके बाद। देखिए, तो आपने 2004 से पहले जो नैरेटिव तय किया गया, वाजपेयी सरकार पिछले 60 साल में मोदी सरकार से पहले सबसे डेवलपिंग सरकार थी, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा वर्ल्ड वाइज प्रेस करता था, जिसकी नीतियों को पूरे विश्व में माना जाता था। WHO हमने क्या नाम IMF में अपने फंड्स बढ़ा लिए थे, विदेशी मुद्रा बढ़ा ली थी, सब कुछ कर लिया था। लेकिन इसी तरह का षड्यंत्र उनके साथ रचा गया और सरकार 2004 में
थोड़ा 5% वोटर इधर का उधर हो जाता है, इतने में सरकार गिर जाती है और फिर 10 साल आपने झेला। आप क्या सोचते हो कि वाजपेयी को जो उस समय घसीटा गया था, चाहे वो लिबरल हो गए हैं और वो सेकुलरिज्म का बाना पहन लिया, ऐसी बहुत सारी बातें चली थी उस समय, और वाजपेयी के प्रति लोगों का विश्वास कम तो नहीं हुआ था, लेकिन जो ढुलमुल वोटर है ना, वो ढुलमुल वोटर सरक गया और नई सरकार तो वो वोट डालने नहीं गया। नतीजा निकला कि सरकार गिर गई। तो फिर आपने अगले 10 साल हिंदुत्व की सरकार चलाई होगी ना, 2004 से 2014 तक बड़ी अच्छी चली होगी, जिसने हिंदुओं की बड़ी सुरक्षा की होगी, जिसने भगवा आतंकवाद नहीं छेड़ा होगा, जिसने मुस्लिम तुष्टीकरण को नहीं बढ़ावा दिया होगा। तो गिरा दीजिए वैसे ही मोदी को, इस समय घसीट लीजिए वाजपेयी की तरह, और 2024 में उनके खिलाफ अविश्वास पैदा करवा दीजिए, फिर बहुत अच्छी हिंदुत्व की सरकार चलेगी और ममता बनर्जी तो बिल्कुल सेकुलरिज्म के रास्ते पे आ जाएगी, हिंदूवादी हो जाएगी। सर इस बात को समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो संभव नहीं है या सिचुएशन नहीं है, उसको कोई सरकार नहीं लगा सकती। आप जबरदस्ती दबाव बनाकर उनकी जो कोर वोट है उस वोट को खसकाने का प्रयास विपक्ष कर रहा है। आप जैसे हम जैसे लोग सरकार को डिफेंड कर रहे हैं कि भैया इतना मत एक्सेसिव हो जाओ, इतना गुस्सा उनके खिलाफ मत दिखाओ कि जो दिमाग से पैदल लोग हैं वोट डालने वाले, उनको लगे यार बेकार है, छोड़ो हटाओ इनको, और सरकार फिर बन ना पाए जैसे बननी चाहिए थी। तो और बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम में आप फंसने वाले हैं भविष्य में। सर वही तो चीज है सर, हिंसा पश्चिम बंगाल में हो रही है, सवाल मुख्यमंत्री से होना चाहिए, मगर ट्विटर पे ट्रेंड चलता है बोनलेस बीजेपी। और हम तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या रहा हूँ बार बार ये। अब आपको इसका एक दूसरा पहलू, रिजाइन मोदी चला था जी, ट्विटर पे रिजाइन मोदी चला था। रिजाइन मोदी को लेकर केंद्र सरकार ने कुछ ट्वीट्स के लिए ट्विटर को कहा कि भाई ये फालतू के ट्वीट चला रहे हो, देश विरोधी ट्वीट चला रहे हो, इनको डाउन करो। ट्विटर ने उनको डाउन कर दिया। जैसे ही ट्विटर ने उनको डाउन किया तो अमेरिका के प्रेसिडेंट हाउस से एक स्टेटमेंट आया वहां के रिप्रेजेंटेटिव का, और उन्होंने अमेरिका के व्हाइट हाउस से ये स्टेटमेंट आया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच रोकी नहीं जा सकती, मैं भारत के इस कदम से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के विरुद्ध है उसके खिलाफ खड़ी होती हूं, स्टेटमेंट देती हूं, और ये ठीक नहीं है। जैसे ही उसने स्टेटमेंट दिया, 1 घंटे बाद लोग ट्विटर के स्पोक्स पर्सन के पास पहुंच गए। ट्विटर के स्पोक्स पर्सन ने यह कहा कि चूंकि भारत सरकार ने कहा है इसलिए भारत में वो ट्वीट हम डाउन करे दे रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व में हम उसको लागू रखेंगे। क्यों? क्योंकि ट्विटर रूल्स के खिलाफ नहीं है तो हम लागू रखेंगे, यानी कि अमेरिकन लॉज के खिलाफ नहीं है तो लागू रखेंगे। अब आपने वो ट्वीट किसके लिए बनाए थे भैया? वो भारत के लोगों ने बनाए थे, तो भारत के लिए बनाए होंगे, और आप कहते ये हो कि हम विश्व में उसको चलाएंगे। ये एक साजिश नहीं तो क्या है? ये बड़ी साजिश है कि फेसबुक ने भी रिजाइन मोदी एक दिन डाउन किया और दूसरे दिन चालू कर दिया, जब उनको पता लगा कि नहीं मोदी डाउन करना है, और मोदी डाउन करने से ही किसी को देश में एंट्री मार सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि ऑयल लॉबी है, ऑयलिंग लॉबी है संसार की, उसको कितना कष्ट हो रहा है मोदी के बैठने से, क्योंकि आप जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाने लगे हैं, आप गैस से बिजली बनाने लगे हैं, आप चार्जिंग पॉइंट लगा रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां चला रहे हो, तो पेट्रोल तो भारत में इंपोर्ट होना अगर खत्म हो जाएगा तो भारत की तो दरिद्रता ही खत्म हो जाएगी। दूसरा, वो लॉबी जो आर्म फोर्सेस की लॉबी है, वो जो हथियार बेचती है, आपने तो अभी यहां से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है हथियारों को बनाकर। आपने तो भारत में बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगा दी हथियारों की, ब्रह्मोस आप पूरे विश्व को अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो लॉबी को क्या कष्ट होने वाला है? ठीक है ना। और दूसरा, जो भारत में इन्वेस्टर आता है जिसको लगता है भारत भूखा नंगा है और इसमें इन्वेस्टमेंट करके भारत पर कब्जा कर लेंगे, जब भारत को बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या ही नहीं आएगी तो फिर भारत में इन्वेस्टमेंट क्यों हम लेकर आएंगे? हमें क्यों चाहिए उनका पैसा? तो हम खुद ही ग्रो होकर खड़े हो जाएंगे। जो भारत के लिए एक्सपोर्टर है, जो जिसका एक्सपोर्ट का काम भारत के लिए चलता है, भारत कह रहा है कि हम अंदर ही कम्युनिकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग बनाए दे रहे हैं कि हमारे यहाँ चेन्नई से अगर सामान जम्मू जाना है तो वो आसानी से पहुंच सकता है, हमको कहीं इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अंदर कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, सभी प्रकार का फसलें पाई जाती हैं, सब कुछ हमारे पास है, हमको कुछ इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब बताओ, अगर आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, अगर आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो संसार की बहुत सारी लॉबियों को समस्या होने वाली है, और वो लॉबियां भारत में बहुत कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। मोदी हटाओ अभियान तो पूरा विश्व चलाएगा, क्योंकि पूरे विश्व को तकलीफ होने वाली है, चाइना सहित,
क्योंकि चाइना से जब आपका कन्फ्लिक्ट हुआ तो उस समय चाइना से आपने कहा कि हम दो दो हाथ करेंगे भाई, तुम्हारा इंपोर्ट पूरा बंद कर देंगे, ये बैन वो नया बैन ऐप बैन सब कुछ बैन करना शुरू कर दिया। तो फिर भाई तकलीफ तो होने वाली है ही संसार के कंट्रियों को, तो मोदी तो किसी को अच्छा लगेगा ही नहीं। और डोमेस्टिक समस्याएं अगर छोटी है तो भी बड़ी है तो भी, 292 विधानसभाओं में चुनाव था। आप 292 हैं कि 294 हैं? 294 से 2 सीटों पे नहीं हुआ, 2 294 सीटों पे उम्मीदवारों की निधन हो गए, तो इसलिए चलिए 292 विधानसभाओं में कितनी विधानसभाओं में दंगे हुए, आपने कोई डेटा कलेक्ट किया है? अभी तक नहीं सर, अभी तक नहीं। उन विधानसभाओं में कितने पुलिस स्टेशन में झगड़ा हुआ है, ये थोड़ा डेटा कलेक्ट कर लीजिए तो आपको बंगाल की हिंसा का सच पता लग जाएगा, कितनी बड़ी हिंसा हो रही है वहां। 2 विधानसभाएं हैं नॉर्थ 24 परगना में, उन 2 विधानसभाओं में भी एक विधानसभा में केवल एक पुलिस स्टेशन है और एक विधानसभा में 2-3 पुलिस स्टेशनों के बीच में झगड़े हैं। आप उन 2 विधानसभाओं के आधार पर पूरा बंगाल जल रहा है और 356 लगा ही देना चाहिए, ममता बनर्जी को जेल भेज ही देना चाहिए, उसको फांसी पर लटका देना चाहिए। चलिए हमने आपकी बात मान ली कि वहां पर हमने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, आपको अंदाजा है उसके बाद हिंसा रुकने वाली है क्या? 356 लगाने के बाद आप हिंसा रोकेंगे कि बढ़ाएंगे? 48% जिसको वोट मिला हो वो कैसा फील करेगा, या जिसने वोट दिया होगा उन महोदया को वो क्या करेगा? आप हिंसा रोकेंगे कि बढ़ाएंगे? फिर आप लोकतंत्र की बहाली की बात करते हैं, तो जब आप चुनी हुई सरकार को गिराएंगे एकदम इंस्टेंटली, तो फिर आप लोकतंत्र की पीछे से कैसे गणना करेंगे, कौन से हिसाब से गणना करेंगे? तो फिर महाराष्ट्र जो कर रहा बिल्कुल ठीक कर रहा, दिल्ली कर रहा वो बिल्कुल ठीक कर रहा और कांग्रेस 356 लगा देती थी, वो ठीक लगा देती थी। राम मंदिर के दौरान जिस समय 9 राज्यों की सरकार कांग्रेस ने गिरा दी थी, उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो सही था। भारत में इमरजेंसी 1975 में लगाई गई, तो वो इमरजेंसी को जस्टिफाई करेंगे कि वो तानाशाही शासिका ठीक थी? अगर आप उनको जस्टिफाइड कर सकते हैं तो मोदी सरकार को ये सब कुछ कर लेना चाहिए और आप डिफेंड करिए मोदी सरकार को। सर लोग ये भी पूछते हैं सर कि जिस तरीके से केंद्र निर्बल, मतलब बताया जाता है कि निर्बल हो चुके, बिल्कुल कमजोर हो चुके, जो पहले वाला जोश था 2014 वाला वो अब नहीं रहा और देश में ही 3 देश बन चुके हैं। दिल्ली, लोग उदाहरण दे रहे हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, जो कि केंद्र की सुनना ही नहीं चाहता। नहीं, आप मुझे एक बात बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में यह हाल है क्या? नहीं सर, नहीं है। फिर आप बीजेपी शासित जो प्रदेश हैं वहां पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? जी ऐसा है, आपके पास फेडरल स्ट्रक्चर है सर, फेडरल स्ट्रक्चर में आपके पास 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची के अनुसार 3 विभाग अलग अलग बनाए गए हैं। केंद्र की सरकार भी पूरे देश की सरकार है, केवल केंद्रीय मामलों की, राज्य के मामलों की नहीं। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का काम है। तब जब संवैधानिक मशीनरी पूरी फेल हो जाएगी तब केंद्र उसमें एंट्री मार सकता है, नहीं तो केंद्र एंट्री नहीं मार पाएगा। और नहीं तो अगर ऐसी एंट्री मारने का अनुमति आप दे दोगे तो जब आपने 9 प्रदेशों की सरकारें गिराई थी एसआर मुंबई वाले केस में, यानी कि राम मंदिर के केस में, तो फिर कोर्ट क्यों चले गए भाई? कोर्ट ने कैसे कह दिया कि ये कौन सा जस्टिफाइड है कौन सा नहीं जस्टिफाइड है, 356 कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा? अरे भैया, देश में कानून का शासन है, संविधान का शासन है, ये हमको याद रख लेना चाहिए। और आज अगर हम ज्यादा कह रहे हैं केंद्र की सरकार को लगा देना चाहिए, चलो लगा दिया और लगाने के बाद वो झेल भी गए। कल सरकार बदल गई केंद्र में और जो नई सरकार बैठी इन 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 चौकड़ियों की, वो क्या क्या करेगी देश में, यह इसका अंदाजा है? फिर आप जस्टिफाइड कर पाएंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो सर सीधा सवाल है, क्या ममता के सहारे नैया पार लगाने की कोशिश हो रही है क्या विपक्ष की? नहीं, ममता के सहारे क्यों भैया? 48% वोट लेकर आई है यार। आप प्रदेश की 48% जनता उसके साथ खड़ी हुई है, आप कैसे उसकी नैया और डुबैया कह दोगे? जनता अगर जनता को जी प्रधानमंत्री का चेहरा सर पेश किया जाने लगा है, अगली पीएम उनको पेश किया जाने लगा है कि मोदी के खिलाफ चुनाव के समय भी महुआ मोइत्रा बोल रही थी कि मोदी जी अपना बनारस बचाएं, दीदी जाके लड़ेंगे चुनाव। और उसके जैसे ही दीदी जीतती हैं उसके तुरंत बाद ट्विटर पे ट्रेंड होने लगता है कि नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया ममता बनर्जी। नहीं, वो तो भैया सबका लोकतांत्रिक अधिकार है। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब नहीं चलाया गया ट्रेंड? आप योगी के लिए नहीं चला रहे हैं ट्रेंड? ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है। आप कैसे कह सकते हो कि नहीं बन सकती, कौन बन सकता कौन नहीं बन सकता? ये तो जनता तय करेगी, हम आप थोड़ी ना तय करेंगे। जी
सबसे सर बड़ी जो रिक्वायरमेंट इस समय है वो बंगाल की जनता को कन्विंस करने की थी। तब तो ये कोई कन्विंस नहीं कर रहे थे। जो आज लोग ट्रेंड चला रहे हैं रिजाइन मोदी, जो आज ट्रेंड चला रहे हैं डाउन मोदी, या मोदी का खून सूख गया है, या मोदी की वो रीढ़ की हड्डी निकल गई है, जो आज चला रहे हैं, क्या वो बंगाल चुनाव के समय पर बंगाल में 4 वोट इकट्ठे करने गए थे? उनसे जरा पूछ लीजिएगा वोट इकट्ठे करने गए थे कि नहीं गए थे। उनको पहले पूरी ताकत लगानी चाहिए थी कि वो वोट जीत जाए, वहां का जो 70% हिंदू समाज है उसको कन्विंस कर लें। अब आप कन्विंस कर नहीं पाए, तो राज्य के अंदर अगर दो विधानसभाओं में घटनाएं हुई, उसके आधार पर आप मोदी को कटघरे में खींच रहे हैं। अरे ममता बनर्जी को खींचो ना, कि ममता बनर्जी का फॉल्ट है भैया, वहां पर उनको बार बार कटघरे में खड़ा करो, उनको फेम डिफेम जो करना है उनको कहोगे 2024 में पीएम तो छोड़ो, तुमको चपरासी भी नहीं बनने देंगे, ये चलाइए ना, उसको रोकिए। उसको रोकने के बजाय मोदी हटाओ, मोदी हटाओ का मतलब क्या हो गया? ममता को लाओ। जी, सीधा वही नैरेटिव चल रहा है जो चलाने की कोशिश हो रही है सर। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूं ना कि अगर मोदी हटाओ का नारा लगाने लगे हैं तो इसका मतलब ममता लाओ, मुलायम सिंह लाओ, या लालू प्रसाद को लाओ, कांग्रेस को लेकर आओ, एनसीपी को लेकर आओ, यही तो सब बैठेंगे ना चंगाल चौपड़ी सब सत्ता में जाकर। और फिर 2004 से लेकर 14 तक जो तांडव भारत में हुआ वो फिर होगा। जी, जो कार्यक्रम वाजपेयी के खिलाफ चलाया गया था, हिस्ट्री अपने आप में रिपीट करती है, जो कार्यक्रम वाजपेयी के खिलाफ चलाए गए थे वो सेम मोदी के खिलाफ चलाए जा रहे हैं। हाँ, मोदी सेकुलर हो गए हैं, मोदी ने हिंदुओं को छोड़ दिया है। और क्यों चलाए जा रहे थे? क्योंकि 2002 के गोधरा के दंगे जो हुए थे, उन 2002 के गोधरा के दंगों के बाद वाजपेयी सरकार को ये कहा गया कि भाई आपने ये एक्शन नहीं लिया, वो एक्शन नहीं लिया, पता नहीं क्या बॉम्ब डालकर मार देते, वहां ओपन फायर चलवा देते, वो तो मोदी जी थे जो बचा ले गए, बाकी वाजपेयी ने तो कुछ किया नहीं। ऐसे नैरेटिव चलाने शुरू कर दिए लोगों ने देश में। नतीजा निकला 2004 में सरकार बनने से पीछे हट गई, बनी नहीं। और फिर 10 साल आप सत्ता में नहीं आ पाए, और 10 साल में उन्होंने वो नरक बोकर रखा कि आपके साधु संतों को भी नहीं छोड़ा। तो आप सोच लीजिए कि पिछले 7 वर्ष में जो सरकार ने काम किए हैं, उसने 370 हटाया, राम मंदिर अभियान, ट्रिपल तलाक के मामले, नोटबंदी के मामले, जीएसटी के मामले, ये सब भूल गए सारी दुनिया। और विश्व भर में आपका जो कार्ड है उस कार्ड को लोग सल्यूट मारने लगे। आपका प्राइम मिनिस्टर जाता था, मनमोहन सिंह जब जाते थे तो न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे कपड़े उतार कर उनका झाड़ा लिया जाता था। और अब मोदी ने जो प्रतिष्ठा बना दी है देश भर में, देश की, संसार भर में, वो प्रतिष्ठा लोगों को अच्छी नहीं लग रही, इसलिए उनको हटाओ। तो वैसे ही लेकर जाइए जैसे 2004 से 14 तक लेकर जाए थे, फिर खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाएगी, पूरे विश्व को एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था यहाँ हो जाएगी, पूरा वर्ल्ड यहाँ अपनी इंडस्ट्री लगा लेगा, पूरा वर्ल्ड यहाँ से जो नोट खसोट के ले जा सकता है ले जाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर की तो आलम ये था कि 2004 तक वाजपेयी ने जो बना दिया था, वो 2004 से 14 तक उसके आगे की अगर 100 मीटर की सड़क टूटी थी तो 100 मीटर नहीं बन पाया 10 साल में। वो वाजपेयी ये इन्होंने आकर ही दोबारा बनाया। आप जम्मू का वो कश्मीर वाला पुल याद है ना, लद्दाख का, कि नींव डाली थी उन्होंने और 10 साल तक वो वैसे ही पड़ा रहा, फिर ये आए तो इन्होंने ही बनाया उसको टनल। तो वही फिर होने वाला है। और वो करने के लिए मोदी के प्रति अविश्वास पैदा करना, तो सबसे बड़ी जो अपोजिशन भी जानता जो खेल खेलना है ना, वो ये है कि जो शक्ति है उस शक्ति को कमजोर करो। यानी कि हिंदुत्व अगर मोदी की शक्ति है तो हिंदुत्व से ही हमला करिए तो कमजोर होगा। चलिए सर, आपने हमें इतना समय दिया, आधा घंटा हमने समय आपसे मांगा था, समय समाप्त हो गया। अगर जनता का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास 2 मिनट का समय, अगर कोई पूछना चाहे। एक्सीलेंट कह रहे हैं सर। राकेश जी को धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा उनको लगा। हाथ में कटोरा, अच्छा 1 मिनट और है, इसके बाद हम खत्म करेंगे सर। आप ये तो मैं इसको फाइनल कंक्लूड कर दूं, ये तो मान लीजिए इस समय जो मोदी के हाथ में कटोरा थमा रहे हैं, मोदी के हाथ में जो रीढ़ की हड्डी खत्म कर रहे हैं, इनको देश की चिंता नहीं है। ये देश को कैसे पीछे ले जाएं इस पर पूरा कार्य कर रहे हैं। तो इनमें मान के चलिए 90% लोग वो हैं जो मोदी विरोधी हैं, 10% लोग जो मोदी के पक्ष में है वो बहकावे में आकर भावनाओं में बह गए हैं, और वो 10% ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है, उसको ही काटना है इनको, बस उस 10% में ही खेल हो जाएगा।
पूरा का पूरा वही है सर कि एक बार वोट बैंक काट दिया जाए, उसके बाद तो देख लेंगे, बड़ा ही करते हैं अपना अपना। चलिए सर, आपने हमें समय दिया, आप बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। नमस्कार।